हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। देखिए, आज का अपना जो सेशन है वो काफ़ी स्पेशल सेशन रहने वाला है, क्योंकि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2024 का अब इंटरव्यू का फेज बचा हुआ है। और आई होप आप लोगों के काफ़ी अच्छे स्कोर हैं। आप लोग अभी इंटरव्यू के लिए सारा कुछ माइंड मैप कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि किस किस चीज़ों का ध्यान रखा जाए, और स्पेशली सब्जेक्ट की जब बात आती है तो सब्जेक्ट में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, लास्ट बार किस प्रकार के क्वेश्चंस रहे हैं या कैसे पॉइंट्स फेस करने पड़े थे। तो ये सारी चीज़ें जब हम जान लेते हैं तो हमारा जो परफॉर्मेंस है उसको हम काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम थैंकफुल हैं कि एक वापस से जो सोसाइटी को हम दे सकते हैं, कि हम बैक टू सोसाइटी की बात करें तो जो यंग जनरेशन है जो कि चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही सेवा करें और कुछ स्टूडेंट्स के लिए कर पाएँ, तो उसमें आज एक स्पेशल इनविटेशन के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सिद्धि गुप्ता मैडम। नमस्कार मैडम। मैडम 2020 से आरपीएससी सिलेक्टेड हैं और प्रेजेंटली गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी मैडम पढ़ा रहे हैं। तो रिसेंटली मैडम ने किस प्रकार से इंटरव्यू बोर्ड को फेस किया, क्योंकि लास्ट भर्ती से मैडम आए हुए हैं, तो वेरी फ्रेश एक्सपीरियंस है और अभी आपको जाना है। तो आई होप मैडम के एक्सपीरियंसेस आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आएंगे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, मेरी ऐसी उम्मीद है, और डेफिनेटली आप सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस वीडियो से रहने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और जो वीडियो को बाद में देख रहे हैं वो कमेंट में भी डाल सकते हैं। तो हम समय रहते आपको जो भी सही आंसर है, हमारी तरफ से जो भी सजेशन हो सकता है वो ज़रूर से प्रोवाइड कराएंगे। तो अगेन थैंक यू सो मच मैडम आज के इस स्पेशल सेशन में आने के लिए, और हम चाहते हैं कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से पूरा राजस्थान लाभान्वित हो। तो अगेन वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ बिल्स, एंड पर्सनली आपका स्वागत है, और दिस इज नेक्स्ट ओवर टू यू। Good evening, all of you. Myself, Dr. Siddhi Gupta, Assistant Professor, Botany. मैंने जब इंटरव्यू फेस तो मेरा मेंस में सिलेक्शन हुआ अपने सब्जेक्ट में, तो इंटरव्यू के लिए मैंने काफ़ी ब्राउजिंग करी कि कोई ऐसा वीडियो, सटीक वीडियो मिल जाए कि जिसमें बताए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूरी प्रोसेस रहती है इसकी स्टेप बाय स्टेप। पर मुझे आरएस आईएएस के तो काफ़ी वीडियो बनी, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का आरपीएससी बॉटनी जैसे सब्जेक्ट में ऐसा कोई वीडियो मुझे नहीं मिला। तो जैसे ही आपका सब्जेक्ट का पेपर हो गया है तो आप अपने एवरेज मार्क्स जो है वो आपने कैलकुलेट कर ही लिए होंगे। उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें इंटरव्यू की। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो जहाँ पर आप प्रिपरेशन में क्या करना है, एक तो आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो पूरे होने चाहिए। अगर कोई आपके नेम में चेंज है तो आप एफिडेविट का ध्यान रखें। अगर ज़ायरस है बच्चा, अगर ज़ायरस है आप, तो नेट का सर्टिफिकेट वो लोग मांगते हैं, बोलते हैं हमें ज़ायरस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, नेट का ही सर्टिफिकेट हमें चाहिएगा। तो आप वो डाउनलोड करके साइट से पहले ही उसकी ज़ेरॉक्स करवा लें। उसके बाद में अगर आप जॉब में हैं तो अपने एनओसी के लिए अप्लाई कर दें, अगर आपके मार्क्स सही एवरेज बन रहे हैं। उसके बाद में जब आपके डॉक्यूमेंट पूरे रेडी हैं, तब आपको प्रिपरेशन क्या करनी है सब्जेक्ट में। जैसे मेरा जो पैनल था उसमें 3 एक्सपर्ट थे। डिपेंड करता है कि किसके इंटरव्यू में कौन से पैनल में कौन से एक्सपर्ट आते हैं, इसके लिए बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। उस दिन एक दिन में ही 4 पैनल अलग अलग बनाए जाते हैं, उसमें सब में सब्जेक्ट एक्सपर्ट अलग अलग बैठते हैं। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। आप सेट नेट ज़ायरस क्वालिफाइड हैं, इसका मतलब आप बहुत ही योग्य हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। तो एकदम रिलैक्स रहकर इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। प्रिपरेशन में जैसे पैनल में जो बीच में एक्सपर्ट बैठे थे, मेरे साथियों के साथ में उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछे थे जीके के, जबकि मेरे से उन्होंने जीके के क्वेश्चन नहीं पूछे,
और इवन उन्होंने स्टार्टिंग भी नहीं करी, उन्होंने सिर्फ मेरी क्वालिफिकेशन पूछी कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, और वो आपको याद होना चाहिए कि आपने 10th कब करी है, 12th, जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी आपको ईयर और साथ में आपको उसके परसेंटेज पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वो आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले आपका नाम बताएंगे कि अच्छा ये आपका नाम है, ये आपके फादर का नेम है, ये आपने 10th करी है, अच्छा 10th कब करी है आपने। इस तरीके से वो बहुत ही रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट को। उसके बाद उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि आपने बॉटनी ही क्यों ली। तो मुझे तो एक्चुअली बॉटनी में काफी इंटरेस्ट था। मैं आसपास के जो भी मेरा एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे होते हैं, उनको मैं जब रास्ते में जाती हूँ तो मैं देखते हुए जाती हूँ किस तरीके से प्लांट्स में, किस तरीके की लीव्स में कौन सा वेनेशन है, कौन सा अगर फ्लावर्स आए हुए हैं तो कैसा इंफ्लोरेसेंस वगैरह है। तो आपको जो आपके अकॉर्डिंग जो आंसर हो वो आपको रेडी करना है, क्योंकि इसी के बेस पे आपका आगे का पूरा इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। तो आज में जो सेकंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आपको सबसे अच्छे 5 प्लांट या 6 प्लांट आपको कहा जाए कि आपको बताने हैं जो राजस्थान में आपको पसंद है, तो आप कौन कौन से बताइए, है ना। तो सबसे पहले अपने माइंड में आ जाना चाहिए कि अपना जो राज्य वृक्ष है, जो स्टेट ट्री है, अपनी खींचड़ी एरिया, उसका बताना है। उसके बाद में जो भी आपको जिनके बॉटनिकल नेम आपको याद हो, है ना, क्योंकि वो बॉटनिकल नेम जरूर पूछते हैं कि आपको कॉमन नेम भी पता होना चाहिए और बॉटनिकल नेम भी पता होना चाहिए। तो जो मुझे याद है, जैसे बुई की इडवा जेगोनिका है, या फिर कोगला कैलिगोनम, ये जो मुझे याद थे उस टाइम और जो मुझे पसंद भी है प्लांट, वो मैंने उनको नाम दिए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा ठीक है, अगर आपको ये प्लांट पसंद है तो आप ये बताइए कोई ऐसा प्लांट है जो सॉइल बाइंडर का काम करता है। ये जो प्लांट्स आपने बताए हैं इसमें सॉइल बाइंडर का कौन काम करता है, ऐसे प्लांट्स के आप 2 प्लांट्स के नाम बताइए और उनके आप बॉटनिकल नेम भी बताइए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सॉइल बाइंडर कौन से हैं, हेलोफाइट्स कौन से। बेसिकली एक जो है वो बॉटनी के सब्जेक्ट एक्सपर्ट आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपका बॉटनी का इंटरव्यू है इसलिए। तो आपको आपके आसपास जितने भी प्लांट्स जो आप डेली लाइफ में देखते हैं उनके नाम और उनके बॉटनिकल नेम आपको याद होना चाहिए। ये उनका मेन एम्फेसाइज था मेरे इंटरव्यू में। उसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप किचन के कुछ 5 मसालों के नाम बताइए और विद बॉटनिकल नेम। मतलब उन्होंने मुझसे आसपास के जितने भी प्लांट्स थे पूरा कवरअप करने की कोशिश करी। उसके बाद में फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर आपको पीएचडी करने का मौका दिया जाए तो आप कौन से प्लांट पर पीएचडी करना चाहेंगे। तो मेरा फोग जो है अपना, जो बहुत ज्यादा एक्सटेंट उसमें जा रहा है, तो मेरा उस पर इंटरेस्ट था। तो और वो किस तरीके से एक्सटेंट कैटेगरी में आता जा रहा है, तो वो मैंने रीजन बताया उनको और उसके बारे में बताया। फिर जो सेकेंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे सदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है। तो एक जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो तो पूरा आपको बॉटनी का पूछ रहा है, बेस पूछ रहा है, एकदम डीप कोई नहीं पूछेगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन के लिए मना करते हैं कि सर मुझे याद नहीं है, तो वो उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं वहां पर। ऐसा नहीं है कि उसके आसपास का कोई क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, अच्छा चलो ठीक है, अच्छा आपने ये पढ़ा है तो हाँ आप ये बता सकते हैं। इस तरीके से वो किसी भी टॉपिक पर किसी वे में बात नहीं करेंगे, आपको एकदम रिलैक्स रखेंगे, आराम से बात करेंगे आपसे, और ताकि आप आंसर जो है उनको आप प्रॉपरली वे में दे सके। बिल्कुल भी इस तरीके की टेंशन नहीं लेनी है, वहां पे पैनिक नहीं होना है कि अरे यार मुझे तो ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो मैंने उसका आंसर नहीं दिया। फिर जो सेकंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे उन्होंने जैसे मुझसे डायरेक्टली ये पूछा कि नॉर्दर्न, सदर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होती है। तो मैंने 1 मिनट थोड़ा क्लिक किया मेरे माइंड में, फिर मैंने उनको प्रॉपर आंसर दिया कि क्या इसमें डिफरेंस है। तो उन्होंने बोला मुझे कि अच्छा अगर आपको यही टॉपिक बोर्ड पर पढ़ाना हो तो आप कैसे पढ़ाएंगे। तो आपको ये चीज का विशेष ध्यान रखना है, अगर आपको बोर्ड पर पढ़ाने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है
साइड में दिनांक यानी डेट लिखनी है आपको, और उसके बाद में अपने टॉपिक का नाम सेंटर में लिखना है। और फिर आपको उसको डिफ्रेंशिएट करते हुए उसको समझाना है। समझाते हुए आपको अपने एक्सपर्ट को भी फेस करना है, उनका तो समझना है कि वो स्टूडेंट है, और आपको बोर्ड पर उसको पढ़ाना है। तो जो बीच में जो सेंटर में जो एक्सपर्ट थे उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, जिसके लिए मैं सच में रेडी नहीं थी कि वो इस तरह के क्वेश्चन भी मेरे पास आ सकते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपकी क्लास में वीक, एवरेज और एक्सीलेंट स्टूडेंट बैठे हो, एक ही क्लास में आप इन तीनों स्टूडेंट को कैसे कवर करें। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आरएस और आईएएस एग्जाम में ही पूछा जाए, इस तरीके के जर्नल क्वेश्चन आरपीएससी में भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ी जो बिहेवियरली जो आपकी जो क्वेश्चन है उसको माइंड में आपको रेडी करके जाना। और आप वीक स्टूडेंट, जो कि एक कॉलेज में अगर आप आ रहे हैं तो नेक विजिट होती है, उसके ड्यूरिंग स्टूडेंट को आप कैसे एजुकेशन के लिए कॉलेजेस में आने के लिए आप उनको प्रमोट करेंगे, उनको उत्साहित करेंगे कि वो आपकी क्लास ले, इसके लिए आप क्या करेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन भी मुझसे अराइज किया गया था कि अगर आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट है और सिर्फ 5 ही स्टूडेंट आपकी क्लास लेने आए हैं, तो आप बाकी बच्चों को किस तरीके से ये समझाएंगे कि क्लास कितनी इम्पोर्टेंट है, और कौन से टीचिंग एड्स आप यूज करेंगे जिससे बच्चे आपकी क्लास में जाएं। इस तरीके के क्वेश्चन जितने भी मैंने अपने प्रीवियस जो साथी हैं उनसे बात करी, तो किसी ने नहीं बताया कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। जब मेरे से पूछा गया तो मुझे जो उस समय ध्यान में आया कि पीपीटी प्रेजेंटेशन से आप वीडियो और ऑडियो तरीके से आप बच्चों को विजुअली आप प्रेजेंट करके समझा सकते हैं, तो मैंने उसको आंसर किया। अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आए तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेके, सर 1 मिनट ब्रेक लेके आप उसको आंसर कर सकते हैं। उसमें बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है। उसके बाद में जब मेरे दोनों एक्सपर्ट्स के क्वेश्चन खत्म हो गए, उसके बाद में जब सेंटर में जो सर बैठे थे उन्होंने मुझसे कुछ एक क्वेश्चन पूछे जो एनईपी पॉलिसी है, अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। तो मतलब आपको आपके सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, साथ में आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस तरीके से उनको मोटिवेट करेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको जितनी भी पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट यूथ के लिए लेके आ रही है ताकि वो एजुकेट हो, और साथ में ये कि बच्चे किस तरीके से अपने मतलब जो है वैकेंसीज आती है उसके लिए वो लोग सतर्क रहे, वो सब आपको पता होना चाहिए। अगर किसी ने पीएचडी कर रखी है तो पीएचडी का टॉपिक उनको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, उसका जो हेडिंग है उसके बारे में, और वो राजस्थान में किस तरीके से अप्लाई हो सकता है और फार्मर्स इससे किस तरीके से बेनिफिट हो सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ये सब्जेक्ट का रहता है। सब्जेक्ट में कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही सरफेस थे, बट वो डीप लाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो भी टॉपिक, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन था, उन्होंने मुझसे पूछा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और ट्रांसफॉर्मेशन क्या एक्चुअली पॉसिबल है। तो जो भी इस तरीके की जो क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये एक्चुअली पॉसिबल है या नहीं है, तो उस तरीके के आंसर आपको ही देने हैं। अगर आप यस करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस किसी में हुई है, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, जैसे इक्वलाई वगैरह अपन पढ़ते भी हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज है क्या नहीं। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है बीटी ब्रिंजल, है ना, कि ये किस तरीके से सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल रहा और कहाँ इसका एक्सपेरिमेंट किया गया।
ये एक्सपेरिमेंट सही था या गलत था। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़कर जानने हैं। टेक्निक से कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछे गए, बाकी ना मुझसे एल्गी, पंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इसके कोई भी क्वेश्चन नहीं मुझसे पूछे गए। इसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही सिंपल थे, ऐसे लग रहा था कि मुझे सबका आंसर आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसको प्रॉपर आंसर करने में मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी। तो मेरा ये सजेशन आपको रहेगा कि आप ग्रुप बना लें, या फिर अगर आप अकेले इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हर एक क्वेश्चन अपने आप से अराइज करें, पूछें और उसका आंसर देने की कोशिश करें, है ना। जैसे उस समय क्या होता है कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बैठे रहते हैं, आपके दिल में, आपके मन में एक ही बात चलती रहती है, पहले वाले से क्या पूछा गया था, उससे पहले वाले से क्या पूछा गया था, मुझे थोड़ा सा पता चल जाए कि अच्छा ये पूछा जा रहा है तो मैं भी वो प्रिपरेशन कर लूँ। तो एक्चुअली इन सब चीज़ों में नहीं, बिल्कुल नहीं आपको जाना है। इन सब चीज़ों से आप पैनिक होंगे। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है, या फिर आपसे पहले बार जिस पर्सन से पूछा गया है वो आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसको किस तरीके से फेस करेंगे। इससे बेटर है कि आप उनसे पूछें ही ना कि उनसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, सब पैनल्स में अलग अलग एक्सपर्ट बैठे होते हैं, उनका अलग अलग तरीका होता है बात करने का, पूछने का। वो एकदम स्टूडेंट फ्रेंडली होते हैं। बच्चा अगर उनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल पैनिक हो रहा है तो उनको कहा जाता है कि आप प्लीज 5 मिनट आराम से बैठ जाइए और धीरे धीरे आप आंसर कीजिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, और मेरी जो 2022 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी है उसमें मेरी रैंक 5th आई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इंटरव्यू में 15 मार्क्स मिले, जो मेरे आसपास के जितने भी मेरे साथी हैं अभी तक जिनसे मैंने बात करी है उसमें हाईएस्ट है। तो मैंने बड़े ही रिलैक्स वे में इस इंटरव्यू को प्रेजेंट करा। बिल्कुल भी अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो मैंने उनको मना कर दिया कि सर मैं ये नहीं बता पाऊंगी, ये मुझे नहीं आता है। तो एक तो वो आपसे क्वालिफिकेशन आपकी बहुत ज्यादा है, आपने एग्जाम क्लियर करा है, उनको पता है ये चीज। तो जहाँ पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 200 स्टूडेंट है, 165 स्टूडेंट है, तो आप उन क्लासेस को किस तरीके से डील करेंगी, एक्चुअली वो आपको ये चेक करना चाहते हैं। बच्चे अगर सामने बैठे हैं, हर तरीके के बच्चे बैठे होते हैं, तो उन बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उनको सेटिस्फाई करेंगे, मेन उनका ये मोटिवेशन होता है, ये मोटिव होता है उनका। इसीलिए वो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बाकी जो है जो मेरे साथी थे उनसे जीके क्वेश्चन भी पूछे गए, लेकिन मुझसे नहीं पूछे गए। तो आप थोड़ा बहुत जीके भी रेडी कर सकते हैं। इसमें मेनली तो जो योजनाएं, जो स्कीम्स चल रही है गवर्नमेंट की, वो आप याद कर सकते हैं, उनको आप कर सकते हैं। बाकी अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अभी से आप करना स्टार्ट कर दें, पर एकदम बेसिक से स्टार्ट करें। आपके आसपास में क्या क्या चीजें हैं और आप उनको किस तरीके से, आपको पता है उनके बारे में, नहीं पता है तो आप किस तरीके से बताएंगे वहां पर, ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा तो आपको आपके जो प्लांट्स है आसपास के, मैं फिर से यही कहूंगी, तो आसपास के जो प्लांट्स हैं उनका आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लांट्स आपके आसपास हैं, कौन से सॉइल बाइंडर है, कौन से हेलोफाइट्स हैं, कौन से जो ऐसे हैं, जैसे अभी खेजड़ी जो है अपने उस पर सांगड़ी नहीं लगी है ना। तो एक ये हॉट टॉपिक है कि वो क्यों नहीं लगी है। उसमें नोट्स बन गए छोटे छोटे। पुरुषोत्तम सर का एक मैंने अखबार, न्यूज़पेपर में, अखबार में वो पढ़ा भी था कि क्यों इसके पीछे का रीजन क्या है। सही कह रही हूँ सर मैं, आपने इसके लिए दिया था न्यूज़पेपर में पूरी जानकारी कि सांगड़ी जो है
यस यस मैडम, एक थोड़ा सा उसमें जो आर्टिकल था एनवायरमेंटली मेरा। अफेक्टेड, हाँ, एक आर्टिकल था उसमें लिखा था मैंने। एक आर्टिकल था बिल्कुल आपका। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह के जो हॉट टॉपिक है जो आपके राजस्थान में चल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो आपको इतना जो मैंने बताया है आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैडम। और हमें इस बात का काफ़ी खुशी है कि विदाउट एनी मैनिपुलेशन, कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करते हुए जो रियलिटी थी और वो का वो आपने शेयर किया, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब हम सर्चिंग पे जाते हैं तो हमें कुछ मिलता नहीं है, और मिलता है वो जी फिर बिल्कुल। मॉडिफाइड होता है। हाँ, तो ये बहुत ही हमारे ऐसे जब जर्नल क्वेश्चन है वो बच्चों को पता ही नहीं होता कि इस तरह के क्वेश्चन भी अराइज किए जा सकते हैं, कि आपके साथ में क्लासेस में 3 टाइप के बच्चे स्टूडेंट बैठे हैं तो आप कैसे डील करेंगे, और मेन उनका उसी पर फोकस रहता है कि अच्छा ये किस तरीके से इसका आंसर कर रहे हैं। होप कि जो चीज़ें शेयर की हैं वो है एक जो क्रूड फॉर्म होती है, क्रूड फॉर्म में शेयर की गई है। तो वी आर हाईली थैंकफुल कि हमारे छोटे से इनविटेशन के ऊपर मैडम एग्री हुई। काफ़ी बिजी शेड्यूल था। हाँ, साइना कुछ पूछना चाहती है। वेलकम साइना। हाँ, 1 मिनट मैडम, ये स्टूडेंट कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ हेलो, नमस्ते मैम। मैम, नमस्ते। मेरे को यही क्वेश्चन पूछना था आपसे। जब पूछा गया था ये वीक, एवरेज और एक्सीलेंट स्टूडेंट में कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, उनको कैसे कवर करेंगे, और एक ये क्वेश्चन है, ये मैं खुद ही पूछना चाह रही थी। जैसे एक क्लास में इतने स्टूडेंट्स बैठे हैं, आगे बैठे हैं स्टूडेंट्स और पीछे बैठे हैं, तो अपने किस तरीके से उनको पढ़ाई टीच करे कि पीछे वाले स्टूडेंट का भी उतना ही अपने पे ध्यान रहे जितना आगे वाले का रह रहा है। इन दोनों क्वेश्चन को मैम आप प्लीज बताइएगा। हाँ बिल्कुल, जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया वीक, एवरेज और एक्सीलेंट स्टूडेंट के लिए, तो मैंने उनको बोला कि सर मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, जो टॉपिक है उसको, जो टॉपिक है बेसिक से स्टार्ट करके मैं उसको पढ़ाने की कोशिश करूंगी, ताकि वीक, एवरेज और जो एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं वो कवर हो जाए। साथ में मैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगी जिसके अंदर एक्सीलेंट स्टूडेंट जो है वो वीक और एवरेज स्टूडेंट की 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लासेस ले, जो इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। एज ए प्रेजेंटेशन बच्चा खुद भी रेडी रहेगा, और वो जब बच्चों को पढ़ाएगा अपने साथी को जो वीक है और जो एवरेज स्टूडेंट है, तो उसके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस रहेगा। तो इस तरीके से मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके इन बच्चों को कवर कर सकती हूँ। और जो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आप मुझसे पूछ रही हैं, एक सेक्शन में आपके पास 85 स्टूडेंट्स होते हैं, और हम मोस्टली हमारे जो कॉलेज है उसके अंदर स्पीकर का अरेंजमेंट है। अगर आपके पास अगर स्पीकर का अरेंजमेंट नहीं है तो आप इसका आंसर इस तरीके से दे सकती है कि सर मैं स्टार्ट करूंगी जब पढ़ाना, तो मैं स्टार्टिंग से लेके पूरी क्लास में रोमिंग करती हुई, मतलब जब जैसे आप आगे पढ़ाएंगे किसी भी टॉपिक को, तो आप थोड़ा सा आगे बताएंगे और उसको घूमते घूमते पीछे तक आप लेकर जाएंगे उस टॉपिक को, कि हाँ बच्चों इस तरीके से इसका समझ में आ रहा है आपको। उनसे क्वेश्चन अराइज करेंगे कि किस तरह, क्या मैंने क्या पढ़ाया बताओ तुम लोग। इस तरीके से आप इस चीज को कवर कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। और कोई क्यूरी हो आप में से किसी की भी? ओके साइना, तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आप ये भी ध्यान रखना कि अभी जो पूरा नैक का सिस्टम चल रहा है कॉलेजेस के लिए, उसमें इन्होंने 2 शब्द डाल रखे हैं कि स्लो लर्नर एंड एडवांस लर्नर। तो थोड़ा सा अगर आप अवेयर हैं, चीज़ों को जानते हैं, तो आप ये भी वहाँ पे ला सकते हैं। और ये इंडिविजुअल हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो चल रहा है उसमें हमारा टीचर का खुद का भी रहेगा। जैसे आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट होते हैं, तो आप अपनी क्लास में क्या पढ़ाते हैं उसको बच्चों से एज ए फीडबैक लेके, और आप अच्छे बच्चे जो एडवांस लर्नर हैं, कमज़ोर बच्चे जो स्लो लर्नर हैं, उनका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। फिर डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में फिर इम्प्लीमेंटेशन आता है। वो आपसे पूछेंगे कि चलो आपको पता लग गया कि ये बच्चे कमज़ोर हैं तो आप क्या करने वाले हो,
तो फिर जैसा मैडम बता रहे हैं कि आप उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेज हैं, एक्स्ट्रा कोई असाइनमेंट दे रहे हैं, या बेसिक लेवल का कुछ असाइनमेंट है, या उनका ग्रुप डिस्कशन आप चालू करा रहे हैं, या किसी प्रोजेक्ट के अंदर आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इन्वॉल्वमेंट बढ़ा के हम उनका अटेंशन ज़्यादा क्रिएट करके हम उन बच्चों को मतलब थोड़ा सा आगे ला सकते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका होता है कि वो जानना चाहते हैं कि आप किताबों से अलावा भी कुछ थोड़ा बहुत जानते हो या नहीं जानते। इनका बेसिक मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि भाई हम आपको सेलेक्ट कर लें और आपको पर्सनल क्लास में चले गए, आगे आपको कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे लोग नहीं चाहते। हालांकि बहुत ज़्यादा ऐसा कोशिश की जाती है उनके थ्रू, बट आपके आंसर थोड़े उनके माइंड सेट से मैच हो जाएंगे तो उनको लगेगा कि ये अच्छा कंटेंट है। एकदम नेचुरल आंसर देना है, बिल्कुल बनाकर आंसर देने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। उनको भी पता है वो किस तरीके से, वो किस कॉलेज से हैं, वो सबने वही चीजें फेस करी है जो अपने आगे करने वाले हैं। वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये फेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। बिल्कुल बनाकर कोई आंसर नहीं करना है, जो उससे माइंड में आए उसको अच्छे से और नेचुरली प्रेजेंट करना है, नेचुरली ही बताना है। ऑफ कोर्स। तो आई होप आज का ये सेशन हमारा काफ़ी चीज़ों को कवर करते हुए हम अब इसको बाइंड कर सकते हैं, और जैसा कि सारी चीज़ें लगभग बेसिक बातें सारी हमने कवर की हैं। उससे पहले के सेशंस में भी हमने काफ़ी बातें कवर की हैं, आगे भी और भी हमारे सेशंस रहेंगे। टॉपिक वाइज, बोर्ड वर्क वाइज अभी काफ़ी काम बाकी है कि क्या क्या होना चाहिए, जूलॉजी के लिए भी बाकी है। तो काफ़ी एक सीरीज में हम इसको चलाने वाले हैं। तो डेफिनेटली आप इन सारी चीज़ों को है ना एक कोई नोटबुक जैसा या डायरी जैसा तैयार करें कि आपकी साइड में क्या मिसिंग है वो आप जरूर से उसमें नोट करके उन पर काम करना चालू करते हैं। स्टार्टिंग मैडम ने बताया कि डॉक्यूमेंट्स के लिए बाद में बहुत पैनिक होना पड़ता है, लास्ट मोमेंट पे बहुत भागदौड़ हो जाती है, फिर उसमें बहुत पजल सा फील करता है आदमी। तो उसमें नहीं जाना, आपको टाइम रहते सब अरेंज करके रख लेना है। मोस्टली स्टूडेंट्स के जैसे उनके जो ये जो आपके डिग्रीज होते हैं वो उनके पास नहीं होते हैं, वो कभी यूनिवर्सिटी से लाए नहीं होते हैं, कभी कॉलेज से नहीं लाए, लास्ट मोमेंट पता लगता है कि उनको मार्कशीट नहीं डिग्री भी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आप समय रहते चीज़ों को अरेंज करके रखिए। पढ़ने का काम है, सब्जेक्ट का वो अलग है, आपको प्लांट्स के बारे में जानना है, अभी थोड़ा बहुत आप आगे पीछे में जाएँ, ये भी हो जाएगा। तो आई होप ये सारा कुछ आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और अगेन आप सभी की तरफ से, और क्योंकि हमने तो इस चीज़ को एज ए कि भाई हर स्टूडेंट जो चाहता है कि मैं आगे आऊँ, पूरा मेहनत कर रहा है, कल को आप आगे आएंगे भी, तो हम चाहते हैं कि भाई हमारी साइड से जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पार्ट में आप जुड़े, इसके लिए अगेन मैडम आपका थैंक यू। बहुत सारा बिल्स फैमिली की तरफ से आपको थैंक यू सो मच कि आपने है ना इन सब के लिए, ये हर कोई नहीं करता मैडम। एक्चुअल बात क्या है कि जैसे बहुत सारे लोगों से हमारी बातें होती हैं, स्टूडेंट्स की बातें होती हैं, तो इसके लिए लोग रेडी नहीं होते हैं। बट आपका 5th रैंक के साथ में सिलेक्शन है, आपने बहुत काल्मली उस समय भी फेस किया था, अभी भी आपने बिल्कुल से जो जो स्टेप्स थे सारा वैसा का वैसा आपने शेयर किया। वी आर हाईली थैंकफुल टू यू। तो आई होप कि आगे हमें इनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो एज ए कलीग्स मिलने वाले हैं। तो आप सबकी तरफ से बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सो मच।